Good students, I am Ashutosh and you are welcome to my हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, अभी तक हमने हिंदी के स्वर की लगभग सारी मात्राएं फिनिश कर ली हैं। आज एक अंतिम मात्रा में सिखाऊंगा, इसके बाद फिर दूसरी चीज़ पर आऊँगा। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ वाक्य बना करके, आपको फोकस करना है कि कौन सा अक्षर जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ऋषि ने ऋग्वेद पढ़ा, ऋषि ने ऋग्वेद पढ़ा। ऋतंभरा ने वसंत ऋतु में नाच किया। ऋषि ने ऋग्वेद पढ़ा, ऋतंभरा ने वसंत ऋतु में नृत्य किया। कौन सा अक्षर था जो बार बार आ रहा था? सबको पता लग गया होगा। वो अक्षर था री री री। ठीक है, ये हमारे जो स्वर हैं अ आ इ ई, इसका सातवां स्वर है री। सातवां स्वर है री। अ आ इ ई उ उ री। ठीक है, री सातवां स्वर है हिंदी का। बच्चों, ठीक उसी तरह जिस तरह अह की मात्रा मुख्य रूप से संस्कृत शब्दों में उपयोग होती है, यूज होती है, ठीक उसी तरह री री जो अक्षर है, इसका भी प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे ऋषि, ऋतंभरा, ऋण, ऋतु, ये सब संस्कृत शब्द हैं, तो वहाँ से आया है यह। तो कुछ देवनागरी लिपि में तो हिंदी में भी कुछ शब्द हैं जो कि जिसमें ये री जो है, री, ये उपयोग होता है। अब है कि इसकी मात्रा किस तरह की होती है। बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा हुक। हुक यदि खुद खूंटी पर टंगी रहे, हुक जो है खूंटी में खुद टंगी रहे, यह है हुक। ठीक है, हुक है, हुक कोई चीज़ बजाते हैं उसमें। हुक जब खूंटी में खुद टंगी हो तो किस तरह दिखेगी? वो इस तरह दिखेगी। ये खूंटी है और ये इस तरह दिखेगी। तो ये जो हुक है, ठीक इसी तरह जो व्यंजन अक्षर है, मान लो ये क है, क के साथ मुझे री की मात्रा लगाना हो तो यहाँ पे ये देखो खूंटी है, उसके नीचे ये लग गया, क्या है ये? री की मात्रा। ये इसी तरह लगती है। अब बच्चों, ये जो हमने लिखा है री, क्या इसको मैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा री ऋषि, तो क्या मैं यदि इसको इस तरह लिख दूं, क्या ये सही होगा या गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ ऋग्वेद लिख दूं इस तरह करके ऋग्वेद, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दूं इस तरह ऋतु, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दूं ऋतंभरा इस तरह, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग उच्चारण में बराबर होता है। यह री और ये री, ये दोनों लगभग उच्चारण में बराबर है। विद्वानों में थोड़ा मतांतर है, मतभेद है, इसको कैसे उच्चारण किया जाए। फिर भी उच्चारण हम लोग इस तरह करें ताकि ये जो सामान्य री है और यह जो री है, इस दोनों में अंतर कर सकें। तो थोड़ा सा ध्यान से मुझे मेरी आवाज़ को सुनना। आंख बंद करके सुनोगे तो और अच्छे से, कान से सिर्फ सुनना है। ठीक है, मुंह से नहीं सुनना, नाक से नहीं सुनना, आंख से, सिर्फ आंख से और कान से सुनना है। ओके, देखो यह सामान्य जो है वो है री 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 री, या र। लेकिन जब इसको बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे ऋतंभरा, ऋतु, ऋग्वेद, ऋषि, मतलब र पर फिर और एक बार र, ऋषि, र पर फिर से एक बार र बोलते हैं। तो ये यही है सामान्य री और असली जो संस्कृत वाली री है, उस दोनों में अंतर करने का यही एक तरीका है। नहीं तो जनरली
लोग क्या करते हैं कि एक ही जैसा बोल देते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि कौन वाला होगा। तो इसको बोले हम लोग पढ़े हैं ऋषि, ऋषि, ऋषि मतलब र में फिर से एक बार और र। उसी तरह ऋग्वेद, ठीक है, ऋतु, इसी तरह ऋतंभरा। बच्चों एक बात मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पे और बता दूं, जिस तरह अ के बाद आ का बड़ा रूप है आ, ठीक है, छोटा ई बड़ा ई मतलब ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ मतलब ऊ, ठीक है। उसी तरह री हस्व है मतलब छोटा रूप है, इससे भी बड़ा एक री होता है मतलब छोटा री और बड़ा री भी होता है। लेकिन यहाँ हम लोग हिंदी में उसको नहीं पढ़ते हैं, बल्कि संस्कृत में ही बड़ा री का प्रयोग कहीं कहीं पे होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी बच्चों, तुम लोगों को मैंने सुना दिया। तो चलो री की मात्रा अब समझ गए ना कि हुक के जैसा लटका हुआ रहता है अक्षरों के नीचे। याद रखना ये अक्षरों के नीचे लगता है, हुक के जैसा लटका हुआ रहता है। क्या तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये हर्षऊ की मात्रा है या दीर्घऊ की? देखो दोनों में ये नहीं है, इस तरह में से कोई नहीं है, देखो ये अलग ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा शब्द है। पितृ, पितृ, जब इस तरह अकेला री रहे तो ऐसे री उच्चारण करेंगे, और यहाँ पितृ, ठीक है, पितृ। इसको यदि हम ऐसे लिख दें पितृ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पितृ है, ये मातृ, दात्री, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि, कृपा, कृष्ण, कृतज्ञ, कृपण, कृपाण, गृह, पृच्छा, पृच्छा, तृण, तृष्णा, तृप्ति, भृगु, लृट, लकार होता है संस्कृत में, घृणा, धृतराष्ट्र, आपने महाभारत में नाम सुना होगा धृतराष्ट्र का, हाँ, और घृत, संस्कृत में घृत का मतलब होता है घी, तो ये घृत जो है वो संस्कृत का शब्द है। फिर आगे है घृत कुमारी। आप लोगों ने एलोवेरा, एलोवेरा जो साबुन में मिक्स होता है, एलोवेरा चिपचिपा होता है, उसका जो पौधा होता है वो हरा हरा होता है, साइड साइड में कांटे होते हैं, वो है एलोवेरा, उसी को हिंदी में बोलते हैं घृत कुमारी, और राजस्थान के क्षेत्र में इसको बोलते हैं ग्वार पाठा, ठीक है, ग्वार पाठा। तो घृत कुमारी वो चीज़ है, ये औषधि है। तो बच्चों आज इतना ही, और स्वर की जितनी मात्राएं थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसके आगे जो भी अच्छा चीज़ होगा, जो सीखने लायक चीज़ होगी, वो हिंदी में मैं कोशिश करूँगा सिखाने की, क्योंकि बेस बनाने के लिए मतलब आधार बनाने के लिए मुख्य रूप से यही है कि आपको स्वर आना चाहिए, अ आ ई, ठीक है। उसके बाद आपको क ख ग घ व्यंजन आना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको ये मात्रा आना चाहिए। ये मात्रा जो है 12-13 मात्रा जो भी है वो मात्रा आपको आ गई तो आप क से लेकर के ग तक सारी मात्राओं को लगा करके एक आप जानेंगे क का की कु कृ के कै को कौ कं कह। इतना सिर्फ आप जान गए तो बाकी चीज़ में हूबहू ऐसे ही आपको रिपीट करना है, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ मुख्य रूप से जानना है, स्वर अ आ ई, व्यंजन क ख ग घ, मात्रा और उन मात्रा स्वर की मात्राएं और उन मात्राओं का व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको शब्द लिखने में, शब्द पढ़ने में आसानी होगी, और जब आपने शब्द पढ़ लिया तो आप वाक्य भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, वाक्यों को भी धीरे धीरे लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखने के लिए एंजॉय किया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। थैंक यू बच्चों।